मुकेश एक मुफलिस मजदूर था जो छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करता था। उसके खानदान में उसकी बीवी भूरी और 2 बच्चे थे, निम्मी और बंटी। अब्बा मेरे लिए क्या लाए? अम्मा देखो अब्बा आ गए। बंटी और निम्मी हमेशा दरवाजे पर ही खड़े रहते थे क्योंकि उन्हें इल्म था कि उनके वालिद उनके लिए कुछ न कुछ लेकर ही आएंगे। ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे लिए। और मेरे लिए? तुम्हारे लिए राशन लाया हूँ। एक सेठ ने जंगल में जड़ी बूटियां तलाशने का काम दिया है। बोल रहा था कि अगर उसे मैं जड़ी बूटियां अच्छी लाकर दूंगा तो दिन के मुझे 500 रुपए अदा करेगा। 500? हाँ, इसीलिए तो सुबह से जंगल में जड़ी बूटियां तलाश रहा था। आज 500 रुपए मिले तो राशन और चॉकलेट ले आया। अच्छी बात है, आप थक गए होंगे। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं चाय बनाती हूँ। भूरी ने चूल्हे पर चाय चढ़ा दी और वहाँ मुकेश मुंह हाथ धोने लगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अब्बा मोहन चाचा आए हैं। मुकेश मोहन से मिलने पहुँचा। अरे आओ आओ, एक नया काम मिला है, जड़ी बूटियां इकट्ठा करने का। कल से तुम भी मेरे साथ चलो। सेठ दिन के 500 दे रहा है। वाह भैया, कल से मैं भी आपके साथ ही चलूंगा। अच्छा, चाय पीकर जाना। तभी भूरी 2 कप चाय ले आई। लो भाई। मोहन और मुकेश साथ में चाय पीने लगे। कुछ देर बाद मोहन चाय पीकर चला गया। क्या जरूरत थी इसको भी काम पर लेने की? सेठ को और अफराद की जरूरत थी तो सोचा इसे ही काम पर लगा दूं। तुम तो अपने भाई से वाकिफ हो ना। कहीं कोई गड़बड़ कर दी तो सारा इल्जाम तुम्हारे सर आ जाएगा। अब जड़ी बूटियों में वो आखिर क्या गड़बड़ कर सकता है भूरी? मेरा काम है तुम्हें आगाह करना, बाकी तुम्हारी मर्जी। तुम्हारा भाई तुम जानो। भूरी नहीं चाहती थी कि मुकेश मोहन को अपने साथ काम पर रखे। खैर, अगले रोज मुकेश मोहन को अपने साथ अपने काम पर ले गया। सेठ जी, ये मेरा भाई है मोहन, इसे भी काम की जरूरत है। ठीक है, तुम इसे भी अपने साथ ले जाओ, लेकिन समझा देना कि जंगल में होशियार रहे। जंगल में हुए किसी भी हादसे के लिए मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। जी सेठ जी, जंगल खतरनाक है, इसका इल्म मुझे अच्छे से है। ठीक है, तो तुम भी आज से काम पर लग जाओ। मुकेश मोहन को अपने साथ जंगल ले आया। मैं इस जानिब जा रहा हूँ, तू उस जानिब जा। ठीक है भैया। दोनों भाई अलग अलग सिमत में गए और जड़ी बूटियां इकट्ठा करने लगे। कुछ ही घंटों में दोनों के थैले भर गए और फिर दोनों जंगल से निकल गए। सारी जड़ी बूटियां सेठ को देकर दोनों ने सेठ से 500 रुपए ले लिए। कुछ रोज तक ये सिलसिला चलता रहा। मुकेश और मोहन सेठ जी को जड़ी बूटियां देते गए और पैसे कमाते गए। फिर एक रोज मुकेश जंगल में जड़ी बूटियां इकट्ठा कर ही रहा था कि एकाएक एक बड़ा दरख्त उसके ऊपर गिर गया। मुकेश की चीख सुनकर मोहन दौड़कर उसके पास आया। उसने वो दरख्त हटाया और मुकेश को फौरन अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने बताया कि मुकेश को किसी भी दवा या इलाज से दुरुस्त नहीं किया जा सकता और वो हमेशा बिस्तर पर ही रहेगा। कुछ रोज तक मुकेश का इलाज अस्पताल में हुआ और फिर उसे घर भेज दिया गया। मुकेश कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता था और वो अपने घर का अकेला कमाने वाला था। अब घर कैसे चलेगा, यही फिक्र पूरे खानदान को सताए जा रही थी। कुछ रोज बाद उसका राशन पैसे खत्म होने को आए। अब क्या होगा? गुजारा कैसे होगा? आप इतनी फिक्र ना कीजिए, कुछ ना कुछ हो जाएगा। भूरी ने एक डिब्बे में से कुछ पैसे निकाले। ये पैसे मैंने बचा कर रखे थे, अब इससे कुछ सामान मंगवा लेती हूँ। निम्मी, तू आधा किलो आलू ले आ। ठीक है अम्मा। निम्मी बाजार की जानिब निकल गई। बाजार में वो आलू के दाम पूछने लगी। आलू कैसे हैं भाई? 30 रुपये किलो। बाप रे, इतना महंगा। हमें पैसे बचाने हैं, थोड़े सस्ते आलू ले लेती हूँ। निम्मी ने दूसरी दुकान पर पूछा। 30 रुपये, सब जगह यही दाम है, लेना है तो लो।
निम्मी हर सब्जी वाले से दाम पूछने लगी। फिर एकाएक बाजार के कोने में उसे एक ज़ईफ शख्स नजर आया जो आलू फरोख्त कर रहा था। अरे बेटी, आलू ले लो, मेरे अपने खेत के हैं। क्या दाम है? 10 रुपये किलो। बस। सस्ता दाम सुनकर निम्मी ने फौरन 1 किलो आलू खरीद लिया और फिर वो अपने घर की जानिब दौड़ पड़ी। जब निम्मी घर पहुंची, ये लो अम्मा। ये क्या, इतने गंदे आलू ले आई? थोड़ा देख कर नहीं ला सकती थी? माँ, यही सबसे सस्ते थे, बस 10 रुपए किलो थे। मैं 1 किलो ले आई, बाकी सब जगह 30 रुपए किलो था। ठीक है। भूरी ने उन आलूओं को धोया तो सभी आलूओं का रंग बदल गया। कोई आलू लाल तो कोई हरा था। ये कैसे आलू हैं? रंग बिरंगे आलू। माँ, इन रंग बिरंगे आलू के पराठे मिल जाते तो मजा आ जाता। बंटी ने ये बोला ही था कि उसके रूबरू आलू के पराठे हाजिर हो गए। भूरी को अपनी नजरों पर यकीन नहीं हो रहा था। हे भगवान, ये कहाँ से आ गए? क्या मालूम अम्मा, ये तो जादू है। अम्मा देखो, एक आलू गायब हो गया। क्या? रुको, मैं कुछ और मांगती हूँ। काश हमारे पास एक कुत्ता होता। और बोलते ही निम्मी के हाथ में एक कुत्ता आ गया और एक लाल आलू गायब हो गया। मालूम होता है तुम जो आलू लाई हो वो जादुई है। हम लोग जब भी कोई ख्वाहिश जाहिर करते हैं तो एक आलू गायब हो जाता है। अब आखिरी आलू बचा है, सोच समझकर मांगना होगा। अम्मा, ढेर सारे पैसे मांगो जिससे अब्बा का इलाज करा सके। नहीं अम्मा, तुम अब्बा को ही दुरुस्त करवा दो। बुरी सोच ही रही थी। उसे अपने शौहर को ठीक कराना था और अपनी जिंदगी की परेशानियां भी खत्म करनी थी। कुछ देर सोचने के बाद, मैं चाहती हूँ कि मेरे शौहर अपने पैरों पर खड़े होकर अपने नए बंगले के बाहर हो, जिसके अंदर सारी सहूलियत हो, इतनी दौलत हो कि हमें कभी पैसों की किल्लत ना हो। और फौरन जादू हुआ। वो लोग एक बड़े ही आलीशान घर में थे जहाँ सारी जरूरियात थी और मुकेश अपने पैरों पर खड़ा था। भूरी अपने आंसू रोक ही नहीं पाई। शुक्रिया ऊपर वाले का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भूरी और बच्चे मुकेश के गले लग गए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ। डॉक्टरों ने तो नामुमकिन ही कह दिया था। भूरी की अक्लमंदी से उसकी सारी परेशानियां एक साथ हल हो गई। उसके पास एक जादुई आलू बचा था जिससे वो एक ही ख्वाहिश मुकम्मल कर सकती थी, लेकिन उसने सब कुछ एक साथ मांगकर सारी परेशानियां हल कर दी। रंग बिरंगे जादुई आलू गायब तो हो गए, लेकिन मुकेश के खानदान को खुशियों से भर गए। विनोद बलिया शहर के एक छोटे से कस्बे में अपने खानदान के साथ रहता था। उसमें उसके 4 बेटे और बीवी उर्मिला थी। अभय सबसे छोटा और भोला भाला लड़का था। अजी, आप तो अभय के बारे में कुछ सोचते ही नहीं हैं। ऐसा नहीं है, मैं भी उसी के बारे में सोचता हूँ। तीनों बेटे तो कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन इसकी जिंदगी की बहुत फिक्र होती है मुझे। हाँ तो कुछ कीजिए, या फिर इसकी कुंडली दिखाकर शादी करा दीजिए, जिससे शायद इसका मुस्तकबिल बन जाए। एक दिन बहुत गुस्से में अभय का बड़ा भाई उसे डांट कर खेतों में ले जाता है और वहाँ मजदूरी करवाता है, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। अब्बू, हम इनका ख्याल नहीं रखेंगे। दिन भर न जाने कहाँ घुमा करते हैं और बीमार पड़ते हैं। बहू, तुम ये क्या कह रही हो? अभय तो अपने भाइयों के कहने पर खेतों में ही काम करता है, तो तुम लोग उसके ख्याल नहीं रखोगे तो और कौन रखेगा? माँ जी, हम भी जानते हैं कि ये क्या काम करते हैं। इतना ही है तो आप ही ख्याल रखिए। हाँ माँ जी, हमसे तो ये सब नहीं होगा। विनोद घर का ऐसा माहौल देखकर अभय के लिए जल्दी से लड़की ढूंढने लगता है। फिर उसे दूर के कस्बे में गुड़िया नाम की एक लड़की मिलती है, जिसके साथ उसका विवाह तय हो जाता है। अब्बू, आप मुझे इतना दूर क्यों भेज रहे हैं? मेरे बिना आपका ख्याल कौन रखेगा? बेटी, तुम मेरी फिक्र मत करो। मैं तेरा एक बड़े और अच्छे खानदान में रिश्ता तय करके आया हूँ। लड़का बहुत ही नेक दिल और मासूम है। ठीक है, जैसा आप चाहें अब्बू। फिर कुछ वक्त बीत जाता है और गुड़िया की शादी अभय के साथ हो जाती है। गुड़िया अच्छे से ससुराल को संभालती है और साल बीतते जाते हैं। फिर घर का माहौल देखकर एक दिन
अजी, आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं शुरू करते? आपके भाई आपके साथ बहुत बदतमीजी करते हैं। नहीं गुड़िया, ये मेरे भाइयों की मोहब्बत है। मैं उनसे जुदा होकर काम नहीं करूँगा। मुझे खेती के अलावा और कुछ काम आता ही नहीं है। अभय के इतना बोलने पर गुड़िया चुप हो जाती है। फिर कुछ महीने बीत जाते हैं और गांव में बाढ़ आ जाती है, जिस वजह से उनकी खेती नहीं हो पाती है। फिर तीनों भाई दूसरा काम करने निकल जाते हैं। अब्बू, अभय को कहिए कोई काम करे, नहीं तो हम इन्हें बिठाकर जिंदगी भर नहीं खिला पाएंगे। बहू तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ उसके लिए। अरे दीदी, इनसे क्या कहती हो? ये तो खुद ही बैठकर तीनों बेटों के भरोसे खा रहे हैं, ये क्या बोलेंगे? ये सब सुनकर गुड़िया को बहुत बुरा लगता है और वो कमरे में जाकर बहुत रोती है। फिर अगले ही दिन अपने ससुर से एक बात की इजाजत मांगती है। अब्बू, मैं इनके साथ अपने अब्बू के यहाँ जाना चाहती हूँ। वहाँ पड़े खेत में मेहनत करके हम अपना गुजारा करेंगे। तुम दोनों को जो अच्छा लगे वो करो। अगले ही दिन अभय से बात करके गुड़िया अपने अब्बू के यहाँ चली जाती है और अभय वहाँ खेती करने लगता है। उस खेत की मिट्टी में आलू की उपज बहुत अच्छी होती है। इस खेत में तो आलू की फसल बहुत बेहतरीन होगी। हाँ, तो आप उसी की खेती कर दीजिए, मैं भी आपकी मदद कर दूंगी। अभी बाजार में आलू बहुत महंगे हैं। अभय आलू की खेती करता है। 2 महीने बाद आलू की फसल बहुत अच्छी हो जाती है, लेकिन पूरे ही शहर में आलू की फसल बहुत अच्छी होती है, इसलिए बाजार में आलू के भाव बहुत गिर जाते हैं। गुड़िया, ये क्या हो गया? हमारी मेहनत तो बर्बाद हो गई। जो पैसे हमने लगाए, लगता है वो भी निकलना नामुमकिन है अब। आप फिक्र मत कीजिए, हम लोग कुछ सोचते हैं। वहाँ रखे आलू के ढेर में से एक आलू लुढ़क कर गुड़िया के पास जाकर रुक जाता है। गुड़िया उसे देखकर थोड़ी हैरान हो जाती है, लेकिन फिर उसे फ्राइज बनाने का आइडिया आता है। गुड़िया बहुत सारे आलूओं के फ्राइज बनाती है और अपने अब्बू और अभय को देती है। वो लोग बहुत चाव से खाते हैं और फिर कहते हैं, सच में फ्राइज तो बहुत ही लजीज हैं। उसी शाम गुड़िया बाजार से सब्जी लेने जाती है। वहाँ पर उसे एक ठेले पर आलू के फ्राइज बिकते दिखते हैं, जहाँ अच्छे घरों के लड़के शर्म के मारे नहीं जा पा रहे थे। मैं एक आलू फ्राइज बनाने का छोटा सा रेस्टोरेंट खोलना चाहती हूँ। गुड़िया और अभय कुछ पैसे कर्ज लेकर एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल देते हैं और गुड़िया आलू के फ्राइज बनाने लगती है, जहाँ अब अच्छे अच्छे घरों से लड़के लड़कियाँ और फैमिलीज भी आने लगती हैं। आपके यहाँ के फ्राइज बहुत टेस्टी हैं। हमें स्ट्रीट साइड के फ्राइज खाने से बहुत डर लगता था। ये सब सुनकर गुड़िया बेहद खुश होती है। कुछ दिन तक वो अकेले ही फ्राइज बनाती है और सारे फ्राइज बिक जाते हैं। फिर फ्राइज की मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाने से गुड़िया को अकेले काम करने में परेशानी होने लगती है। तभी अरे भाई, तुम लोग भी इसकी मदद करो कुछ। हाँ जरूर। रात होती है और गुड़िया अपने घर जाकर सो जाती है। गुड़िया को घर के कामों की वजह से रेस्टोरेंट आने में देर हो जाती है। इधर दुकान पर बहुत सारे आलू कट कर रखे हुए थे। जब गुड़िया दुकान आती है तो ये देखकर हैरान रह जाती है। अरे, इतने सारे आलू काट कर रखे हुए हैं। लगता है इन्होंने किया होगा, क्योंकि वो जादुई फ्राइज होते हैं, इसलिए वो खुद ब खुद जल्दी जल्दी बनकर प्लेट में भी बैठ जाते हैं। फिर गुड़िया जल्दी से कस्टमर्स को सर्व करती है। ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता रहता है और गुड़िया के जादुई फ्राइज शहर में बहुत मशहूर हो जाते हैं, जिससे पूरे शहर में जगह जगह ब्रांच खुल जाते हैं। शहर में बहुत जगह ब्रांच होने से गुड़िया और अभय मिलकर बिजनेस संभालते हैं और वो शहर के लोगों को भी रोजगार पर रख लेते हैं। अब अभय के भाई भी अपनी गलती पर अफसोस करते हैं। वो उनके पास मुआफी मांगने आते हैं। अभय उन्हें भी काम पर लगा देता है। कस्टमर्स को कभी भी फ्राइज की कमी होती तो वो उड़कर कस्टमर्स के पास पहुंच जाते और कस्टमर्स को ये बात पता भी नहीं चलती थी। गुड़िया, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से मुमकिन हुआ है। ये तो आपकी मेहनत है। एक गांव में हरिया अपनी बीवी बिन्नी और 5 साल के बेटे सोनू के साथ रहता था। हरिया और उसकी बीवी जमींदार के खेत में काम करते थे। सोनू भी उनके साथ खेतों में जाता है
और पेड़ पौधों के पास खेलता है। कभी वो उसकी डाल पर चढ़ता है तो कभी उससे फल खाता है। हरिया और उसके परिवार की ऐसी ही जिंदगी बसर हो रही थी। हर रोज की तरह सोनू आज भी अपने अम्मी अब्बू के साथ खेतों में काम करने जाता है। हरिया अपने बेटे को पढ़ाना चाहता है, लेकिन सोनू कम अक्ल है। तभी वहां जमींदार माखन सिंह भी आ जाता है। हरिया, इस बच्चे को स्कूल भेजो या काम पर लगाओ, लेकिन मेरे पेड़ों से दूर रखो। ये मेरे फल खा जाता है, मुझे इससे बहुत नुकसान होता है। हुजूर, बच्चा है इसीलिए वहां छोड़ते हैं, इसको धूप में कैसे रखेंगे? अरे तो तेरा बच्चा है ना, इसको स्कूल भेज, यतीम खाने भेज, जहां मर्जी है वहां भेज, लेकिन मेरे फल क्यों खिलाता है इसे? ठीक है हुजूर, वो कल से आपके फल नहीं खाएगा, मैं उसे वहां नहीं जाने दूंगा। माखन सिंह ये बोलकर चला जाता है। क्या हुआ? तुम इतनी फिक्र में क्यों हो? सोनू को स्कूल में दाखिला नहीं मिल रहा, घर में अकेले छोड़ नहीं सकते और खेत में धूप में रख नहीं सकते। सिर्फ जमींदार के बागीचे का ही सहारा है, लेकिन अब वहां भी मुश्किल है। अब सोनू कहाँ रहेगा? मैं स्कूल जाकर एक बार मैडम जी से बात कर लूंगी। अगर वे हमारे सोनू को पढ़ा दे तो। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुझे समझ नहीं आता? जब मास्टरनी जी ने बोल दिया है कि सोनू कम अक्ल है, तो वो इसे नहीं पढ़ाएंगी। अच्छा ठीक है, अभी काम करते हैं, फिर सोचते हैं कि क्या करना है। दोनों जुताई में लग जाते हैं। सोनू आम के पेड़ की डाल पर झूल रहा है और बढ़िया आम खा रहा है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है वहाँ? अरे मैं पेड़ हूँ, जादुई पेड़, और तुम मेरी डाल पर बैठे हो। ये सारे आम तुम्हारे हैं, तुम मेरे सबसे अजीज दोस्त हो। अरे वाह, तुम बोलते भी हो? हाँ मेरे दोस्त, मैं बोलता भी हूँ, और अब से तुम यहाँ रोज आना। पेड़ और सोनू बात कर रहे हैं, तभी वहाँ जमींदार माखन सिंह एक अखबार पढ़ते हुए आ जाता है। भारत में आएगी आलू की मशीन, एक तरफ से आलू डालो और सोना निकालो। अरे वाह, मैं तो इससे बहुत दौलतमंद हो जाऊंगा। सबसे पहले मैं ही इस मशीन को खरीदूंगा और अपने सभी खेतों में आलू की काश्तकारी करूंगा, और सिर्फ 1 महीने में ही पूरे मुल्क में सबसे दौलतमंद हो जाऊंगा, और लगभग 1 साल में तो मैं बिल गेट्स को भी पीछे छोड़ दूंगा। अरे वाह, मैं तो बेहद दौलतमंद हो जाऊंगा। अब चाहे जो भी हो, मैं यह मशीन खरीद के ही रहूंगा। सोनू जमींदार की सारी बातें सुन लेता है और जमींदार ख्वाब देखते हुए अपने घर पहुंच जाता है। सोनू, तू अब तालीम पर तवज्जो दिया कर। जमींदार तुझे अब खेतों में नहीं घुसने देगा। क्यों नहीं घुसने देगा? वो आम का पेड़ तो मेरा दोस्त है, और मेरे दोस्त ने मुझे बोला है कि मैं रोज उसके पास आया करूं। देख ले बिन्नी, मैं कह रहा था ना कि सोनू कम अक्ल है। अब देख ले, पेड़ भी अब बोलने लगा और दोस्ती भी करने लगा। अब्बू, उसने वाकई बोला। सोनू, तू कल से घर पर ही रहेगा। अब्बू, मुझे कुछ पैसे चाहिए ताकि मैं आलू की मशीन खरीद सकूं और उससे सोना बना सकूं। फिर हमें खेतों में काश्तकारी नहीं करनी पड़ेगी और हम भी जमींदार बन जाएंगे। वाकई ये लड़का पूरा पागल हो गया है। तेरा लड़का पागल है, पागल। सभी सो जाते हैं, लेकिन सोनू के दिमाग में सिर्फ आलू की ही मशीन घूमती रहती है। अगले रोज सुबह सोनू उठकर सबसे पहले खेतों में पहुंच जाता है और फिर आम के पेड़ के पास पहुंच जाता है। आओ दोस्त, क्या हाल है तुम्हारे? अगर तुम मेरे दोस्त हो तो मुझे आलू से सोना बनाने वाली मशीन दे दो ना। बस इतनी छोटी सी बात। अरे अभी दे देता हूँ।
पेड़ सोनू को आलू से सोना बनाने वाली मशीन दे देता है। सोनू उसे लेकर घर आता है और घर में पड़े एक आलू को मशीन में डाल देता है। लेकिन वो हैरान रह जाता है क्योंकि मशीन से सोने का आलू बाहर आने लगता है। वो खुशी से झूम उठता है और अपने अम्मी अब्बू को बुलाता है। वो भी सोनू के इस कामयाबी पर बहुत खुश होते हैं और कुछ ही महीनों में ही वो बहुत दौलतमंद बन जाते हैं। इस बात की खबर जमींदार को लग जाती है और वो हरिया के घर आता है। देखा हरिया, तुमने मेरे साथ दगा किया है। तुमने मेरे पेड़ से सोने की मशीन ले ली। वो पेड़ मेरे थे, वो मशीन मेरे पेड़ के पास थी, तो उस पे सबसे पहले मेरा हक है। वो मेरे बेटे की है, उसको उसके दोस्त ने दी है। तुमने उससे बहुत दौलत कमा ली है। मैं तुमसे दौलत वापस नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे वो मशीन वापस कर दो। हरिया अखलाक पसंद आदमी है और वो मशीन जमींदार को दे देता है। जमींदार बहुत सारे आलू खरीद लेता है, लेकिन जैसे ही उसने पहला आलू मशीन में डाला, मशीन खुद ब खुद वहाँ से गायब हो गई और जमींदार के होश उड़ गए, क्योंकि जमींदार ने सारे शहर का आलू 20 लाख रुपए में खरीदकर अपने घर में जमा कर लिया था। लेकिन अब वो उससे सोना न बना सका। आरती जिस मकान में रहती थी, उसके मकान मालिक उसे अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करते थे। आरती ने उनका काफी ख्याल रखा था। उसके मकान मालिक और मालकिन एक रोज बाहर निकले और कभी लौटकर नहीं आए। उनका एक कार हादसे में इंतकाल हो गया। वो अपना घर आरती के हवाले छोड़ गए थे और आरती उसका अच्छे से ख्याल रखती थी। पर एक रोज मकान मालिक के बेटे और बहू आए। आरती, तुम्हें अम्मी अब्बू ने घर की जितनी चाबियां दे रखी हैं, वो सब लौटा दो मुझे। भाईजान, चचा और चची जान ने सिर्फ दरवाजे की ही चाबियां दी थी मुझे, और कोई चाबी नहीं है मेरे पास। देखो आरती, अब मैं आ गया हूँ तो तुम मुझे सारी चाबियां दे सकती हो और ये घर भी छोड़ दो। भाईजान, मेरे पास एक ही चाबी है और वो मैं आपके हवाले कर दूंगी। रही बात घर छोड़ने की, तो मेरे पास रहने के लिए और कोई आसरा नहीं है। मैं कहाँ रहूंगी भाईजान? तुम कहीं भी रहो, हमें क्या। अपना कमरा जल्द से जल्द खाली कर दो। भाभी, ऐसा मत कहिए। मेरा इस शहर में चाचा चाची के सिवा और कोई नहीं था। मुझे थोड़ा वक्त तो दीजिए। दुरुस्त है, इस महीने के आखिर तक इस घर से निकल जाना। और हाँ, फिर से कह रहा हूँ, अगर कोई चाबी है तुम्हारे पास तो चुपचाप मुझे सुपुर्द कर देना। भैया किस चाबी की बात कर रहे हैं? कहीं तहखाने की चाबी तो नहीं चाहिए उन्हें? पर तहखाने का दरवाजा तो खुला रहता है हमेशा। आखिर यहाँ ऐसा क्या है जिसके लिए भाईजान और भाभी जान मुझसे बार बार चाबी मांग रहे हैं? अरे, इस कमरे के अंदर नल क्यों खुला रह गया है? चाचा जान चाची जान भी क्या क्या अजीबोगरीब चीजें करते हैं। इतना गंदा पड़ा है ये नल भी। आरती डर जाती है और तुरंत नल बंद कर देती है। उसे लगता है कि ये शायद नकली सोना होगा। जरूर ये चाचा चाची जान की कोई शरारत रही होगी। दिखने में, छूने में और वजन से तो ये असली सोना लग रहा है। आरती ऊपर जाकर भाभी को बताने ही वाली होती है कि भाभी ऊपर से उसका नाम लेकर आवाज लगाती हैं। आरती, अरे आरती किधर मर गई? हाँ भाभी जान, आई। अरे मैं आपके पास ही आ रही थी। मुझे आपको कुछ बताना है। मेरे पास तेरे से गप्पे लड़ाने का वक्त नहीं है। जरा बाजार से सब्जी ले आ। भाभी जान, सुन तो लीजिए मेरी बात।
तुमको यहाँ काम करने के लिए बुलाया है मैंने, बातें करने नहीं। अरे नहीं भाभी जान, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं बाजार से आकर बात करती हूँ आपसे। आरती ने अपने हाथों में 4 सोने के सिक्के ले लिए थे। बाजार जाते वक्त उसने पास वाले सुनार से सिक्के की जांच करवाई। सुनार ने उसे बताया कि ये सोने के सिक्के तो बिल्कुल असली और उम्दा किस्म के हैं। सुनार उसे शक की नजरों से देखते हुए पूछता है कि ऐसे सिक्के मिले कहां से। आरती ने कुछ जवाब नहीं दिया और वहां से चली गई। दूसरे रोज भाभी ने आरती से पूरे घर की सफाई में ही लगा दिया। जब भी आरती उनके पास बात करने जाती तो वो कोई नया काम थमा देती, और अगर आरती फिर भी बात करने की कोशिश करती तो भाभी उस पर चिल्लाकर उसे कामचोर कहती। आरती ने भी भाभी से तंग आकर सोचा कि वो अब सीधे भाईजान से ही बात करेगी। आरती ने सोचा कि वो एक बार नल को फिर से चेक कर लेगी कि कहीं वो एक ही दिन का चमत्कार तो नहीं था। आरती, इधर आना। जी चाचा जान। अरे बेटा, तुम 2 साल से दिनेश जी के यहाँ रह रही हो और उस दिन से पहले तुम कभी सोने के सिक्के लेकर नहीं आई। चाचा जान, वो कैसे बताऊं, शायद आप विश्वास नहीं करेंगे। सोने के नल के बारे में? चाचा जान, आपको कैसे पता चला? क्या भाईजान भाभी ने कुछ कहा? नहीं बेटा, उस रोहन और उसकी नर्क चढ़ी बीवी से तो मैंने तभी बात करना बंद कर दिया था जब उसे घर से धक्के मार के निकाला गया था। अरे आप ये क्या कह रहे हैं चाचा जान? हाँ बेटा, दिनेश जी एक बहुत ही नेक दिल इंसान थे। उन्हें एक दिन खुदा की ओर से तोहफे के तौर पर वो सोने का नल मिला। उन्होंने कभी उन सोने के सिक्कों का गलत इस्तेमाल नहीं किया। वो महीने में बस 3-4 सिक्के निकालते थे और उसे फरोख्त के आसपास के अनाथ आश्रम में दान दे देते थे। पर ये रोहन, ये अपने अम्मी अब्बा जैसे बिल्कुल नहीं था। पर उनको घर से क्यों निकाल दिया? रोहन और उसकी बेगम को सोने के नल के लालच में अंधा कर दिया था। वो भी इस हद तक कि रोहन ने अपने खुद की अम्मी के ऊपर हाथ उठा दिया। दिनेश जी ने उसी वक्त दोनों को घर से रुखसत कर दिया। या अल्लाह, ये सब तो मुझे मालूम ही नहीं था, इसीलिए वो मुझे उस घर से निकालने की फिराक में लगे हुए हैं। बेटा, तुम किसी तरह से उस नल को छुपा दो, वरना वो रोहन और उसकी बेगम सारा सोना खा जाएंगे और दिनेश जी की आत्मा को कभी भी सुकून नहीं मिल पाएगा। पर चाचा जान, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मुझे तो उस घर से निकाला जा रहा है। बेटा, उस नल को या तो तुम तोड़ दो या उन दोनों को उस घर से निकलवा दो। आरती घर पहुंचती है और वहां उसका इंतजार भैया भाभी जान के साथ साथ पुलिस भी कर रही होती है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, यही है वो लड़की जिसने मेरे अब्बा के कीमती सोने के सिक्के चुराए हैं। नहीं नहीं, ये सच नहीं है इंस्पेक्टर। अच्छा, झूठी, ये सच नहीं है तो तू ये सोने के सिक्के की थैली लेकर कहाँ भागने वाली थी? देखिए सर, इसने सारे कपड़े भी पैक करके रखे हैं भागने के लिए। नहीं सर, ये बिल्कुल सच नहीं है, बल्कि मुझे ये लोग घर से निकाल रहे थे। इंस्पेक्टर ने आरती को पकड़ लिया और जेल ले जाने लगा। तभी सुनार और आसपास के लोग आरती की मदद करने आए।
और सबने रोहन और मीता की सच्चाई इंस्पेक्टर को बता दी और इंस्पेक्टर को मजबूर कर दिया कि रोहन और मीता को पकड़कर जेल ले जाने के लिए। रोहन और मीता को जेल हो गई और आरती ने दिनेश शर्मा के नाम से उस घर में एक अनाथ आश्रम खोल लिया और उन सिक्कों से गरीबों की मदद करने लगी।